हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जेई PYQ मेंस उड़ान सीरीज, जिसमें कि आज मैं आपके लिए फिजिक्स की तरफ से टॉपिक लेके आया हूं, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। इसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको कई क्वेश्चंस दिखाए और भी हम वैरायटी देखने जाएंगे आज कि कैसे कैसे अलग अलग क्वेश्चंस हमको यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेक्शन। और इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेजर पोर्शन है, उस मेजर पोर्शन में हमारे ये दो टॉपिक फिलहाल सबसे हॉट चल रहे हैं, वेव इक्वेशन, वेव वेलोसिटी एंड स्टैंडिंग वेव। इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फिलहाल वो हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, उसको अभी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, दैट इज द डॉपलर इफेक्ट। तो ये तीन मेजर हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर थे, इनके बारे में पिछली क्लास में भी पिछले लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपना पहला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, हमारे दो वेव्स हैं, साइमल्टेनियसली पास कर रहे हैं एक स्ट्रिंग से, उनके इक्वेशंस इस तरीके से हैं और हमें कहा गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव हमको बताना है। तो यहां पे आपका पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। जहां पे आपका फेज डिफरेंस होता है वहां पे आपको x0 नजर आ रहा होगा। A1 और A2 आपको दिए हुए हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव पूछा है, यानी कि बेसिकली ये सुपरपोजिशन का सवाल हो गया। अब अगर ये सुपरपोजिशन का सवाल हो गया तो हमें रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेना होता है वो आपको अच्छे से पता, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई वाला। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, वो है हमारा पावर, हमारा फेज। तो फेज की जरूरत हमको पड़ेगी, जिसको कि हम कॉस डेल्टा फाई की जगह रखेंगे। तो फेज की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मेरे मुंह से पावर फैक्टर निकला, बिकॉज आप समझ ही गए होंगे कि कॉस फाई जो है वो AC के अंदर भी आता है, तो वो डिस्कशन भी कहीं ना कहीं याद आ ही जाता है। चलिए, तो डेल्टा फाई की बात करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x होता है, क्योंकि सवाल में हमारे पास k का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है और ये जो वैल्यू है इस पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये 2 पाई है। तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू सीधे सीधे दी हुई है 2 पाई, और आपको जो डेल्टा x दिया हुआ है दैट इज x0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? x0 की वैल्यू है 3.5। ये यहाँ पे रखोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा? 7 पाई। अब आप जानते हो 7 पाई के केस में आपका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या आएगा? मॉड ऑफ A1 माइनस A2 आएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 12। A2 की वैल्यू कितनी है? 5। तो A1 माइनस A2 करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्त? 7 होना चाहिए। बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिसमें कि हमको ये देखना था, बस नई चीज ये थी कि हमें यहाँ पे फेज की जगह x0 दिया हुआ था। तो वी शुड नो हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट्स मूव फर्दर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है दो ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव, जिसकी इक्वेशन ये है, नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन द रीजन x ग्रेटर देन 0 विल बी एट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हम जानते हैं स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है 2a cos, इसको देखकर मैं लिख रहा हूं तो 2a cos kx sin ओमेगा t। और मैंने आपको बताया है, आपको पता भी है, क्लास में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कि हमारा ये जो x वाला टर्म होता है ये हमको बताता है कि हमारी इनिशियल पोजीशन पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा। क्योंकि यहाँ पे cos kx का टर्म है तो डेफिनेटली हम कहेंगे x इक्वल टू 0 विल बी द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। अब इसके बियॉन्ड जब हम जाएंगे तो हमको नोड कहां मिलेगा? तो प्लीज रिकॉल योर थ्योरी, जिसमें कि आपने सुना है डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, जो भी एंटी नोड के बाद अगला नोड आता है उसका डिस्टेंस एंटी नोड के साथ कितना होता है? दैट्स राइट, लैम्डा बाय 4। तो डेफिनेटली अगला नोड जो मिलेगा वो आपको लैम्डा बाय 4 पे मिलेगा। क्या आपके पास लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है? तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये जो k है, k आपको दिया हुआ है 1.57, जो कि पाई बाय 2 है, और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू 4 लिख सकते हैं। तो 4 बाय 4 आंसर आपको दिख ही गया होगा, कितना आएगा? 1। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें अगले क्वेश्चन में दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिस्टर्बेंस प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इज दिस एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड y इज दिस। ये इक्वेशन, एंड हमें कहा गया शेप ऑफ वेव और हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी।
तो आपने पढ़ा होगा कि जब हमको y(x,0) की इक्वेशन दी हो और y(x,t) की इक्वेशन बनानी हो तो हमें करना यह होता है कि x,0 की इक्वेशन में हमें x को रिप्लेस करना होता है x माइनस vt से। तो x माइनस vt से रिप्लेस कर देंगे और अगर हमें t का वैल्यू 1 दिया हो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो यहां क्या आना चाहिए 1 प्लस एक्स माइनस वी का होल स्क्वायर। दिस शुड बी द इक्वेशन। लेकिन गिवन इक्वेशन क्या है, ये कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। कंपेयर करने पे साफ साफ दिख रहा है कि v का वैल्यू कितना है। कंपेयर करके v का वैल्यू हम निकालेंगे तो v का वैल्यू आएगा 2। बात समझ में आई? ये हुआ हमारा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 245 हर्ट्ज। ओके, और इसका स्पीड हमको दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, स्पीड दिया है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया है। बहुत बढ़िया। ईच पॉइंट ऑफ द वेव मूव्स टू एंड फ्रो थ्रू अ टोटल डिस्टेंस ऑफ। बस ये बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर आपको ये कहा है कि पार्टिकल जो है वेव का ईच पॉइंट ऑफ द वेव मूव्स टू एंड फ्रो और कितना मूव कर रहा है वो 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्वेश्चन ने आपको 2a का वैल्यू दिया हुआ है। अब 2a का वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर दिया है तो अपनी इक्वेशन में चेक करिए किन इक्वेशंस में आपका एम्पलीट्यूड 6 के लिए दिया हुआ है। तो या तो 2 में दिया हुआ है या 3 में दिया हुआ है। यस और नो? अगर 2 और 3 में दिया हुआ है तो फिर आपका 2a, यहां पे आपको जो इक्वेशन लिखनी है 2a 6 दिया है। ओके, हमारी स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही है, यहां पे ट्रैवलिंग वेव की बात हो रही है। तो 2a अगर 6 दिया है तो a बराबर 3 लेंगे। एक बार को मुझे लगा कि ये स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है तो यहां पे अब हमारे वो ऑप्शन जिनमें कि a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा वो हमें कंसिडर करने, तो वो हैं 1 और 4। अब इसके आगे भी हमें सॉल्व करने की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है, क्योंकि केवल इतनी इंफॉर्मेशन से आंसर नहीं आएगा। तो आगे की जानकारी जुटाते हैं। हम जानते हैं जब हम इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं तो x के साथ आता है k और t के साथ आता है ओमेगा। दी हुई इंफॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं? k को हम लिख सकते हैं v बाय ओमेगा। नहीं, क्या होता है ओमेगा बाई k बराबर v, तो k बराबर हो जाएगा ओमेगा बाय v। यानी मैंने उल्टा लिखा, सही कर लेंगे। गलत लिखे उससे अच्छा है कि हम उसको चेक कर ले, रिकॉल कर ले। तो k की वैल्यू ओमेगा बाय v, ओमेगा कितना दिया हुआ है तो 2 पाई इंटू 245, ये हुआ हमारा k और ये हुआ हमारा v। यहां से हमको k का वैल्यू मिलता है विच इज अराउंड 5.1 समथिंग। सेंटीमीटर में हम बात कर रहे हैं तो लगभग इतना हमें मिलेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें ये वैल्यू मिल रही है? तो यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है। अब तो घोर संकट खड़ा हो गया। अब हमको ओमेगा भी चेक करना पड़ेगा। ओमेगा किस में हमको मिल रहा है? तो ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ में हमारे पास 2 है, पाई है और एफ 245 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 5 जा 10, 2 90, 2 2 जा 4, 4.9 के समथिंग हमारा ये आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 4.9 के समथिंग, लगभग 5 5 3 जा 15 अप्रोक्सीमेशन। आपको लग रहा है कि सर क्या बड़बड़ा रहे हैं आप, मैं मन में कैलकुलेशन कर रहा हूं लेकिन आपको भी सुना रहा हूं। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, समझ में आया ना आपको? पहले 245 को 2 टाइम्स किया और फिर उसको 3.14 से मल्टीप्लाई किया। मनी मन मैंने गैस किया वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के करना क्या है, हमें यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई दी हुई है। तो हमसे सब्जेक्टिव सवाल नहीं है कि इक्वेशन बनाने को कहा गया है, बनी हुई इक्वेशन में से चूज करना है। तो हम देख लेंगे कि 0.2 आ रहा है या 1.5 आ रहा है। तो दिख रहा है साफ साफ 1.5 आ रहा है। तो सारे गवाह और सबूत के आधार पर हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? दैट्स राइट, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। आया समझ में सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। ध्यान से इस बात को समझे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और ओपन ऑर्गन पाइप है। ध्यान रहे जब आपको एक ही सवाल में क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों साथ में मिलते हैं तो आपको अपने क्वेश्चन में रिकॉल करना होता है कि ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला क्या होता था? V/4L, 3V/4L एंड सो ऑन। और ओपन ऑर्गन पाइप में होता था V/2L, 2V/2L, 3V/2L एंड सो ऑन। ऐसा सोच लेने और लिख लेने के बाद
गलती होने की प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत ही कम हो जाती है। अब हमें दिया हुआ है डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस दोनों पाइप्स में सेम है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस दोनों पाइप में सेम है, दोनों फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहे हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब समझ लेते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में फर्स्ट ओवरटोन होगा 3v/4l। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ भी हमको l दिया है, ऑल्दो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिफरेंट होगा। और अगर हम फर्स्ट ओवरटोन की बात करें ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, तो फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा v/l, तो उसका लेंथ हम मान लेते हैं l, क्योंकि क्वेश्चन में हमको लेंथ ऑफ ओपन पाइप ही निकालना है। तो यहां से हम लेंथ ऑफ ओपन पाइप को लिख सकते हैं 4l/3, और इधर जाएगा, और VO/VC, और VO/VC को भी सॉल्व करने के लिए हम इंफॉर्मेशन काम में लेंगे, V बराबर √B/ρ। याद है आपको ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का, तो B/ρ में आप देख रहे हो B सबके लिए सेम है, तो फिर रो के ऊपर कहानी आके अटकती है, तो L का वैल्यू, ये मैंने गलत लिख दिया, ये लगेगा आपको कि कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे ये कैपिटल का 4l/3 है, तो 4l/3 यहाँ आएगा, और ये √ρ1/√2 आ जाएगा। तो देखिए कंपेयर करते हैं अपनी दिए हुए आंसर से, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना आना चाहिए, x का वैल्यू शुड बी 4। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्यूनिंग फॉर्क A है, अननोन फ्रीक्वेंसी है, प्रोड्यूस कर रहा है 5 बीट्स विद अ फॉर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज। तो आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चंस में आप कहोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दो बातें हो सकती हैं, या तो 345 का प्लस होगा या 345 का माइनस होगा। तो 340 में से अगर मैं 5 बीट्स वाला डिफरेंस लेता हूं, तो या तो मेरे अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 335 होनी चाहिए, या फिर मेरे अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 345 होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, ए को फाइल करते हैं। तो ध्यान देना इस बात पे कि फाइलिंग किसकी कर रहे हो, फाइल कर रहे हो ए को। ए अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है, फाइलिंग के बाद क्या होता है, फाइलिंग के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अगर उस पे वैक्स लगाते हो, उसको वैक्स लगा के लोड करते हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगर आप ये बात जानते हो तो इसके बाद आप क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हो। मेरा तरीका प्रोसीड करने का ये है कि मैं मानता हूं कि जो भी चेंज होगा मैं उसके लिए एक एक से ही चेंज करूंगा, यानी कि अगर फाइलिंग के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो मैं इसको 1 बढ़ाऊंगा, बाय 1 इंक्रीज करूंगा, इसको भी और इसको भी, क्योंकि अभी मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आंसर है। लेकिन अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं 340 के साथ, तो मुझे बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है 6, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं 340 के साथ, आपको पता होगा हम मॉड लेते हैं, तो ये हमको मिलेगा कितना, ये मिलेगा 6, यहां पे 6 मिलेगा, और यहां 6 मिला, यहां 4 मिला। क्या कर रहे हो सर, ये 10 में से 6 गया तो 4 माइनस होगा, हमने छोटी क्वांटिटी ऊपर और बड़ी क्वांटिटी नीचे लिखी, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। तो 10 में से 6 गए 4, तो यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी 4, यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी 6। तो आपकी पहले बीट फ्रीक्वेंसी थी 5, यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी फाइलिंग के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही है, यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी फाइलिंग के बाद कम होती हुई नजर आ रही है। तो कहां पे आपको लग रहा है कि आपकी फाइलिंग करने से बीट फ्रीक्वेंसी कम होते होते 2 पर पहुंच जाएगी? तो ये हमको यहीं पे पॉसिबल होता हुआ लग रहा है। इसका मतलब हो ना हो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 335। देख लेते हैं आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। आया समझ में सब लोगों को? तो हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ, किस तरीके से फाइलिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर। ध्यान देंगे हमें यहाँ पे म्यू का यूनिट म्यू ही दिया हुआ है, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर है। कई बार क्वेश्चन ये धोखाधड़ी करता है कि बोलता वो आपको मास डेंसिटी, और उसमें वो आपको लीनियर मास की जगह वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी भी चिपका देता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसवर्स वेव का फॉर्म ये है, ठीक है। यहां पे हमको कहा गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टेंशन इन द वायर निकालो। तो हमें यहाँ पे इतनी सी इंफॉर्मेशन देके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टेंशन कैसे पूछ लिया? क्योंकि हम जानते हैं टी और म्यू का ये रिश्ता क्या कहलाता है,
टेंशन और म्यू की मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। इक्वेशन आपको क्यों दी गई जरा सोचिए। इक्वेशन में आप जानते हो kx और ओमेगा टी आते हैं और आप ये भी जानते हो कि स्पीड ऑफ साउंड ओमेगा बाई के होता है। तो ओमेगा और के की वैल्यू यहां पे आपको दी हुई है, म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। इसको लिखेंगे तो 135 के 10⁻³ तो ये आ गए, ग्राम का 10⁻³ और आ गया, सेंटीमीटर का 10⁻² आ गया, ऊपर -6 नीचे +2 ये जाएगा तो 135 इंटू 10⁻⁴ आएगा। 135 इंटू 10⁻⁴ यहां रख दो और सॉल्व कर लो तो आप अपनी टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। 330 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 00 यहाँ आ जाएगा, 10⁻⁴ यहाँ है तो 10⁻² बचेगा ही बचेगा। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन रह गया 9 और 135 का, तो बच्चा बच्चा जानता है ये मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो सॉल्व करके निकालेंगे। इसका आंसर आना चाहिए 1215, 1215। समझ में आया सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इक्वेशन ऑफ वेव जो है उसके साथ में इक्वेशन ऑफ वेव और वेलोसिटी देखिए, मैंने आपको बताया था कि 24.5% ये कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके सवाल आपस में खेलते हैं। वेलोसिटी पूछा है लेकिन इक्वेशन दिया है, कैसे काम करना है टेंशन और म्यू के साथ जुड़कर। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स produced in a stretched string if the tension is increased by 4%। क्वेश्चन में कहा गया है कि टेंशन को अगर हमने 4% से बढ़ा दिया है तो बताइए कि हमारी स्पीड में कितना चेंज आएगा। तो इसके लिए हमको याद करना होगा फॉर्मूला, v बराबर √T/μ होता है और हम जानते हैं अगर म्यू कांस्टेंट है तो डेल्टा v/v हाफ ऑफ डेल्टा T/T लिख सकते। परसेंटेज में लिखने जाएंगे तो डेल्टा v/v इंटू 100 हाफ ऑफ डेल्टा T/T इंटू 100 लिखा जा सकता है। ये पूरी वैल्यू आपको दी हुई है 4%। तो अगर ये 4% है तो फिर परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या आया? 2। समझ में आया? तो वंस अगेन वेलोसिटी ऑफ वेव का सवाल, लेकिन अब परसेंटेज क्राइटेरिया इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप देख रहे हो कि एक ही इक्वेशन है लेकिन कितने आपको उसके वेरिएशन मिल रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम। रेजोनेंस कॉलम हम सब जानते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला केस होता है जिसमें पानी भरा होता है, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लगा होता है और इसमें कहा गया है डायामीटर ऑफ कॉलम ट्यूब। क्यों क्वेश्चन में हमको डायामीटर ऑफ कॉलम ट्यूब दिया गया? क्योंकि क्वेश्चन चाह रहा है कि हम एंड करेक्शन को इन्वॉल्व करें। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि आपको डायामीटर ऑफ ट्यूब दिया जाए। तो आप जानते हैं आपके एंड करेक्शन की वैल्यू होती है 0.3d। तो यहाँ पे d का वैल्यू 6 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपको मिलेगा 1.8 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका एंड करेक्शन। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क 504 हर्ट्ज है। ओके, ये कह रहा है कि आपकी स्पीड जो है वो 336 है। ठीक है, 0 ऑफ मीटर स्केल कोइंसाइड कर रहा है टॉप एंड ऑफ द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब से रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द कॉलम व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस अकर्स इज। तो आपसे वैल्यू मांगी गई है, तो आप जानते हैं फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब v/4l इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में रेजोनेंस हो रहा है और पहली बार रेजोनेंस होगा फंडामेंटल के लिए। तो आपको यहां से L नहीं L+E मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने L की जगह L+E की जगह L अज्यूम किया तो आपका आंसर कुछ और आएगा। तो यहां से हमको L+E का वैल्यू मिलता है v/4f और L की वैल्यू के लिए हम v/4f में से E को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो v/4f हमारा कुछ 16 पॉइंट समथिंग आएगा, E का वैल्यू 1.8 समथिंग है। सबट्रैक्ट करेंगे तो 14 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। 14 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। तो हमसे यही मांगा गया है कि रीडिंग ऑफ वाटर लेवल कितना होगा। तो रीडिंग ऑफ वाटर लेवल हमें स्केल से L ही मिलता है।
वो कितना आएगा, दैट विल बी ऑप्शन 4। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने ये बताया, क्वेश्चन ने ये समझाया कि किस केस में आपको रेजोनेंस कॉलम ट्यूब के एंड करेक्शन कंसिडर कर रहा है, कौन सी चीजें होती हैं जो आपको ये इंडिकेट करती हैं कि यू हैव टू यूज एंड करेक्शन। तो यहाँ जैसे डायामीटर की इंफॉर्मेशन थी, तो ये देने का आपको समझना है, मतलब कि इसका मतलब यही हो रहा है कि आपको एंड करेक्शन काम में लेना है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है ना, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जब ट्यूब को हमने पानी से भरा तो इसका हाइट था 17 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो ये हमारा रेजोनेंस कॉलम ट्यूब था। मान लेते हैं टोटल ट्यूब की लंबाई है L, और हमने जब पानी भरा तो ये हाइट थी 17 सेंटीमीटर, यानी एयर को जो वाइब्रेशन के लिए लेंथ मिली दैट इज L-17। अगली बार कहा गया कि वाटर लेवल बढ़ाया गया, वाटर लेवल बढ़ाया गया तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क लेने पर, यानी पहले जो ट्यूनिंग फॉर्क था वही हम काम में लेने जा रहे हैं फिर से, लेकिन अब की बार हमको जो रेजोनेंस मिल रहा है वो 24.5 के लिए मिल रहा है। तो ये लेंथ रह गई आपकी L-24.5 जो आपके एयर कॉलम को वाइब्रेशन के लिए मिलेगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है अगर ये वेलोसिटी इतनी है तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, जैसे इस क्वेश्चन का डेटा आपको कहीं ना कहीं ये बता ही रहा है कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले हायर हार्मोनिक था और बाद में लोअर हार्मोनिक है, और बहुत इजीली हम ये मान सकते हैं कि ये फंडामेंटल है और ये नेक्स्ट टू फंडामेंटल है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन में डेटा दिया नहीं गया और इससे ज्यादा अननोन अगर हम मानेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन शॉर्ट पड़ जाएंगी। तो जो डेटा हमको दिया हुआ है और नंबर ऑफ इक्वेशंस के बेस पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि पहला वाला हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि V/4 L-24.5 is the fundamental frequency and 3V/4 L-17 is our next harmonic। तो ये हमारे दोनों ही ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर हैं। इसकी मदद से पहले देखो, अब आपका V से V तो कैंसिल हो जाएगा, L एक अननोन है जिसके बिना आप F निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इक्वेशन में अननोन जो है वो देखिए आपको F चाहिए लेकिन L आपके पास नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बताएंगे। तो आपके लिए L का पता होना जरूरी है। इसको सॉल्व करके आप L निकालते हैं तो ये कुछ 28 पॉइंट समथिंग आता है। अगर L की वैल्यू ये हम रखते हैं इनमें से किसी भी इक्वेशन में जो भी आपको पसंद हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा लगभग इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर L की वैल्यू हम 28 पॉइंट समथिंग रखते हैं, लेट्स से इसी में रख दूं, तो V का वैल्यू 330, ये हो गया 4, 28 पॉइंट समथिंग 24 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, लगभग 4 आ रहा है, तो ये 16, 16 दूनी 32, तो 2 के आसपास आ रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन से अपने आप को कैसे बचाया, और यही आपको जेईई मेंस के लिए बहुत जरूरी तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे ये बात समझनी होगी कि आपके जो ऑप्शंस हैं अगर वो एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं है तो फिर आप पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय आइडिया से, अप्रोक्सीमेशन से, अंदाजे से आंसर निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने 28, ये 4 और ये लेके 16, मतलब मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया कि मेरा आंसर किसके आसपास फटकना चाहिए। समझ में आया? इसकी मदद से मैंने बहुत सारा टाइम सेव किया। तो इस सेव किए हुए टाइम की मदद से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमको कहा है यूनिफॉर्म थिन रोप है हमारे पास जिसका लेंथ है 12 मीटर। ठीक है भाई, लेंथ दे दिया। फिर हमको कहा इसका मास है 6 kg। ओके, हैंग कर रहा है वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, जो कि इसके फ्री एंड पे। तो ध्यान दे इस बात पे कि आपके रस्सी का अपना खुद का मास भी है और रस्सी से लटकने वाला मास भी है। और क्वेश्चन में कहा गया है ट्रांसवर्स शॉर्ट वेव ट्रेन ऑफ लेंथ, वेवलेंथ दिया है इतना प्रोड्यूस करते हैं लोअर एंड पे, और हमें कहा गया है कि ये ऊपर जब पहुंचेगा तो वेवलेंथ क्या होगा।
ऐसे क्वेश्चन आपने डेफिनेटली क्लास में किए होंगे जिनमें कि आपकी वेव लोअर एंड पे बनाई जाती है और वो अपर एंड की तरफ ट्रैवल करती है। और आपको ये भी पता होगा कि जब वेव नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो ज्यादा टेंशन की तरफ बढ़ती है। ज्यादा टेंशन की वजह से उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो फिर हमारे दोनों केस में हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन हमारे लैम्डा अलग अलग होंगे। तो हम मान लेते हैं 1 इज रिप्रेजेंटिंग द लोअर पोजीशन, 2 इज रिप्रेजेंटिंग द टॉप पोजीशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 इंटू लैम्डा 1। और V2 बाय V1 में देखिए आपकी रस्सी की जो मास पर यूनिट लेंथ है वो तो वही है, लेकिन टेंशन अलग अलग है। तो टेंशन अलग अलग है तो अलग अलग टेंशन काम में ले लेंगे। हम जानते हैं जब टॉप पर आपकी वेव पहुंचेगी तो टेंशन 6 + 2 8G के बराबर होगी, और जब वो नीचे से चलना शुरू करेगी तो टेंशन केवल इस मास के कारण होगी, उसमें स्ट्रिंग का कोई वेट इंक्लूड नहीं होगा। तो G से G कट जाएगा, इधर 2 रह जाएगा और ये हमारा आएगा लैम्डा 1। तो आप देख सकते हो इट इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 आई थिंक। तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 यानी अगली वेवलेंथ जो हमको टॉप पर पहुंचने पे मिलनी चाहिए वो 12 होनी चाहिए। तो क्या दिया है ऑप्शन 12। आया समझ में। अब वंस अगेन आपका वेलोसिटी ऑफ वेव का सवाल है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वेव में आपका जो कंसेप्ट है उसके अंदर आपको ये बात सोचने पे मजबूर किया कि इसमें वी एफ और लैम्डा में से कौन है जो कांस्टेंट रहा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग हैं एक्स और जेड, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो आइडेंटिकल भी बोल दिया, मटेरियल भी सेम बोल दिया। मटेरियल का मतलब होता है डेंसिटी और आइडेंटिकल का मतलब है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एटसेट्रा। अगर ये दोनों बातें आपकी आपस में बदे दी के सेम है तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इनका म्यू सेम है, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है रो इंटू ए। तो म्यू मुझे दोनों स्ट्रिंग्स का सेम मिल गया। टेंशन दिया है Tx और Tz, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिए हैं 450 एंड 300 हर्ट्ज। हमसे रेशियो ऑफ Tx और Tz पूछा है। तो फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी होता है V बाय, कौन सा केस है जिसमें कि हमको कुछ नहीं बोला कि वन एंड इज फ्री और दोनों एंड जो है वो क्लैंप है। तो कुछ भी दिया हो हमें सिचुएशन एक ही माननी पड़ेगी। अगर एक ही सिचुएशन मानेंगे मतलब एक ही तरीके की कंडीशन माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक को हमने दोनों एंड से क्लैंप बोल दिया और एक को कह दिया कि वन एंड ओपन। नहीं, दोनों के लिए हम ये मानेंगे कि दोनों में हमारी एक जैसी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम जानते हैं कि उस केस में हमारा जो कॉमन पैरामीटर होगा 2L या 4L जो भी है वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर वो कैंसिल हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ये बचेगा, क्योंकि वेलोसिटी इन स्ट्रिंग वेव जब हम लिखते हैं तो √T/μ लिखते हैं। √T/μ में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन की पहली लाइन से मैंने क्या कंक्लूड किया है कि दोनों का म्यू सेम है। तो फिर टेंशन के ऊपर ही चीजें आके अटक गई। अगर टेंशन के ऊपर ही चीजें आके अटक गई तो फिर हमको इसे काम में लेना होगा। अब हम जानते हैं ये 450 और ये 300, तो यहाँ पे हम काट वाट लेते हैं, कितना आ जाएगा 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, और अगर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें तो Tx/Tz हो जाएगा 9/4। 9/4 सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अराउंड 4 2 जा 8। तो दिख ही रहा है 2 वाला टर्म एक में ही आ रहा है, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये है जेईई मेंस की अप्रोच जो कि आपको सवाल में लगानी होगी। यहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर पे नहीं जाना है, फिर से मैं ये बात आपको दोहरा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि आपका वायर है उसका डेंसिटी इतना है, इसको दो क्लैंप के बीच में आपने लगाया हुआ है, रिजल्टिंग स्ट्रेन वायर में इतना है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का आपने को पूछा है। तो हमें मालूम है कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों एंड क्लैंप के केस में V/2L और L हमको दिया है तो ये केवल रह गया V/2 क्योंकि L 1 मीटर है। रही बात V को लिखने की तो ये हो गया √T/μ। रही बात T को लिखने की तो ये हो गया
वाई ए डेल्टा एल बाय एल। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। चैप्टर के 2 हैं ये, आप स्ट्रिंग वेव पढ़ रहे हो और इलास्टिसिटी का क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। ऑल्दो ये जेई एडवांस का स्टाइल है, लेकिन जेई मेंस के अंदर आसान क्वेश्चन के केस में आपसे ये करवाया जा सकता है, क्योंकि बहुत टिपिकल यहाँ पे इनका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा है, केवल फॉर्मूले का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको टेंशन की वैल्यू यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन से लिखनी होगी। अब जब आप ये वैल्यू लिखोगे तो आपके पास म्यू की वैल्यू नहीं है, लेकिन म्यू की वैल्यू को आप ठिकाने लगा सकते हो। ये जो आपको दिया है ये तो रो है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ये हमने रखा 4, ये 4 नहीं है सॉरी, y है, वाई ए डेल्टा एल बाय एल। तो ये हमने रखा वाई ए और डेल्टा एल बाय एल तो हमारे पास सेपरेटली है ही। म्यू का वैल्यू हमने रो ए रखा तो ए से ये कट गया। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या नहीं है, सब कुछ आपके पास है, y आपके पास है, रो आपके पास है, स्ट्रेन का वैल्यू आपके पास है। तो केवल आपको सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। आई होप कि आप इस कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करेंगे, बिकॉज ये इंटीजर में पूछा गया सवाल है, तो यहाँ आपको ऑप्शन नहीं टिक करना है, आपको एग्जैक्ट आंसर ही निकालना पड़ेगा। हर बार आपका एक जैसा तरीका हर सवाल में काम करे ये जरूरी नहीं है, तो अपने को अप्रोच बदलनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमको 35 वर्ड्स देता होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि और कुछ करने को इस क्वेश्चन में बचा नहीं है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको कहा गया 3 हार्मोनिक वेव्स है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है म्यू, सेम इंटेंसिटी है आई नॉट, फेस एंगल है 0 π/4 एंड -π/4, यानी इनके बीच का एंगल हो गया 90 और आई नॉट एक जो है बीच में है। अब हमें कहा है इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो सबसे आसान मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को एम्पलीट्यूड से सोचिए, क्योंकि आप जानते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। अगर और किसी डेटा में हम चेंज नहीं कर रहे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये ए और ये ए और यहाँ पे एंगल 90, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट देगा a√2 और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा a + a√2। तो कुल मिला के हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा a × 1 + √2। अब हमारी रिजल्टिंग इंटेंसिटी जो होगी वो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। तो अगर I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस। स्क्वायर ऑफ दिस करेंगे तो a स्क्वायर का होते ही I0 प्रकट हो जाएगा, बचेगा केवल कौन? √2 + 1 का स्क्वायर। तो √2 होता है 1.414 और ये +1 करेंगे 2.414, स्क्वायर करेंगे तो लगभग 5 के आसपास कुछ आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है जो 5 के आसपास दिख रहा है? यहां आप अंदाजे से काम चला सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो हैं, मतलब सेपरेट वैल्यूज और ऑप्शन दिए हुए, तो ए आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। बात समझ में आई? तो आपने इंटेंसिटी के क्वेश्चन को एम्पलीट्यूड के आइडिया से कर लिया। ये वो पोर्शन है जिसको कि मैंने मेरे पाई चार्ट में इन्वॉल्व नहीं किया, बिकॉज ये पोर्शन जो है बहुत छोटे और इनका परसेंटेज 10 से कम था। मैंने अपने पाई चार्ट में या मेरे जो वेटेज वाला मैंने क्राइटेरिया आपको दिखाया उसमें केवल वही पार्ट्स इन्वॉल्व किए जिनका 10 या 10 से अबव है, बीट, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव के केस में ये 3% के आसपास आते हैं, इसलिए हमने इनको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते ये तो आपके लिए देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है वायर का लेंथ है L, मास पर यूनिट लेंथ इतना दिया है। अब की बार आपको म्यू ही दिया है, कोई गड़बड़ नहीं किया है, टेंशन भी दे दिया है आपको। 2 कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज जो रेजोनेट कर रही हैं, आपसे कहा है कि L इन मीटर बताओ। तो आप समझ सकते हो कि आपने दोनों एंड पे क्लैंप किया होगा, दोनों एंड पे क्लैंप किया होगा, तभी हम कहें कि हम उसको प्रैक्टिकली टेंशन में रख पा रहे हैं। तो हमें कॉन्जिक्यूटिव जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं इनके डिफरेंस से क्या मिलता है?
तो आप जानते हो कि पहली होती है v/12 तो दूसरी होती है 2v/12 और कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस से हमको हमेशा फंडामेंटल ही प्राप्त होता है। तो यहां भी 420 और 490 का डिफरेंस हमको 70 हर्ट्ज देगा, दैट विल बी इक्वल टू v/12। और ये बात समझ में आते ही कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज का क्या यूज है, आपका क्वेश्चन अब आपके लिए डैम इजी हो जाएगा, बिकॉज अब आपको सिर्फ यहां पे वैल्यूज रखनी है। तो आपके पास क्या चीज नहीं थी जो क्वेश्चन में मांगी गई, लेंथ, बाकी टी म्यू और सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सॉल्व करके हम इजीली एल का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। इज दैट राइट? तो इस क्वेश्चन में वंस अगेन वेलोसिटी ऑफ वेव का सवाल था, स्टैंडिंग वेव का सवाल था, फंडामेंटल वाइब्रेशन वाला सवाल था, और इसके अंदर आपके ये जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज वाला काम दिया गया, इस बात को जरा ध्यान में रखना कि ये डिफरेंस जो है इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि आपको ये तो मैंने बोला ही नहीं कि ये कौन से ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन डिफरेंस वाली बात से आप बहुत जल्दी से सोच पाओगे। आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा आएगा इससे 2.1 मीटर लेंथ का। अगले क्वेश्चन में हमको कहा गया है 1 मीटर लॉन्ग लेंथ हमको दे दिया है, बोथ एंड्स ओपन ऑर्गन पाइप, यानी v/12 2v/12 ये सब चलेगा। एक गैस में रखा है, दैट हैज द डबल डेंसिटी ऑफ एयर, तो गैस की डेंसिटी एयर की डेंसिटी की डबल दी है। ओके, अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी इज 300। तो ये अगर दिया है तो मैं डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ गैस निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि कंप्रेसिबिलिटी तो दोनों में सेम ही होगी। वेलोसिटी को मैं निकालूंगा रूट b/ρ से, तो b अगर सेम है तो मैं वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी एयर, यहाँ डेंसिटी एयर और डेंसिटी गैस, यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है, गैस की जो डेंसिटी है वो डबल है, तो इट विल बी 1/√2। तो मुझे वेलोसिटी इन गैस ऑफ साउंड, साउंड का एयर में जो वेलोसिटी है उसका 1/√2 टाइम्स मिल रहा है। अब आगे बढ़ते, ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये सब पढ़ने के बाद समझ में आ ही रहा है कि क्वेश्चन आगे इसको कहीं ना कहीं यूज करेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड सेकेंड हार्मोनिक ऑफ दिस पाइप। तो फिर वही बात आ गई, फंडामेंटल और सेकेंड हार्मोनिक के बीच का गैप वंस अगेन फंडामेंटल ही आपको देगा, यानी क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट v/12। v/12 में गैस की वेलोसिटी हम लिखेंगे एयर की 1/√2 टाइम्स, और L की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 1 मीटर दी है, तो नाउ इट्स 3, कितना दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 300, तो 300/2√2 बेसिकली हमको करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। ये हम सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 106.06 हमको मिलेगा। ये वैसे एग्जैक्ट आंसर है, यही मिलेगा आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद कैलकुलेटर, अदरवाइज आपको अप्रोक्सीमेशन काम में लेना पड़ेगा। तो ये इंटीजर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए अब आपके पास एक तरीका है कि आप √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2.41 जो आएगी ना इक्वेशन उससे डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300/4 करना आसान है, और फिर उस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है। तो बिना कैलकुलेटर भी आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है वायर ऑफ लेंथ 12, इसको हमने बनाया है दो वायर्स को ज्वाइन करके ए एंड बी, जिनके लेंथ आपस में सेम है, रेडियाई इनके आर और 2r है, सेम मटेरियल है, तो इसकी डेंसिटी भी रो है, इसकी डेंसिटी भी रो है, लेकिन इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है। ठीक है, तो म्यू ऑफ ए मैं लिखूंगा तो ये होगा रो इंटू πr², म्यू ऑफ बी लिखूंगा तो म्यू ऑफ बी, इसी बेस पे डेटा के बेस पे मैं अभी से बता देता हूं, म्यू ऑफ बी हो जाएगा रो इंटू 4πr², यानी ये 4 टाइम्स ऑफ ए दिख रहा है। अगर ये रस्सी जो सीरीज में लगी हुई है तो डेफिनेटली इस रस्सी के अंदर, इन वायर्स के अंदर जो टेंशन होगा वो सेम होगा। अब अगर टेंशन सेम है तो हम कह सकते हैं कि बी के अंदर जो स्पीड होगी वो ए की आधी होगी। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, रूट टी बाय म्यू। तो रस्सियां जो लगी हुई हैं, वायर जो लगे हुए हैं, क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए हैं तो उनके अंदर टेंशन सेम होगा। म्यू की जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी, तो अगर b का म्यू डबल है तो फिर उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि वाइब्रेट कर रहे हैं एक फ्रीक्वेंसी से, दोनों की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। आपको कहा है नंबर ऑफ एंटीनोड्स। अब वैसे मुझे ये आपसे ऐसे पूछना चाहिए था कि अगर दोनों में फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन सेम है तो बताइए क्या इनमें नंबर ऑफ लूप भी सेम बनेंगे। तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो फ्रीक्वेंसी, भाई इसको भी नोड मानने को कहा, ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो आपका यहां पे कौन सा वाला फॉर्मूला चलेगा, NV/2L वाला, जहां पे n की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते जाओ। अब आप समझो कि आपका L भले सेम हो लेकिन V में तो डिफरेंस है। एक में आपकी V जो है स्पीड मान लो V है, A में अगर स्पीड V है तो B में वो स्पीड आधी रह जाती है। तो फिर फ्रीक्वेंसी सेम कैसे करोगे? फ्रीक्वेंसी सेम ऐसे करेंगे कि इसमें जितने भी लूप बनेंगे उसके डबल नंबर ऑफ लूप आपको B में बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ये अगर V/2L होगा तो वो 2V/2L होना चाहिए, क्योंकि इसका V है उसका V/2 है, तभी जाके दोनों जगह फ्रीक्वेंसीज क्या पाएंगी सेम। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां पे आपको इन दोनों में नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो 1:2 में रखने पड़ेंगे, और हम जानते एक लूप में एक एंटीनोड बनता है। तो अगर इन दोनों में नंबर ऑफ लूप्स का रेशियो 1:2 होगा तो नंबर ऑफ एंटीनोड्स का रेशियो भी 1:2 होगा। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है सोचने के हिसाब से है ये, ऑल्दो जेईई मेंस का क्वेश्चन, लेकिन आप समझ सकते हो कि इतनी सारी चीजें इतनी स्पीड पर आपके लिए सोच पाना पेपर में मुश्किल हो सकता है। तो जेईई मेंस में जो चैप्टर्स की कनेक्टिविटी वाले सवाल है, इसका फॉर्मूला मंगा के इस सवाल में लगा दिया, वो वाली चीज छोड़ के इसी में सोचने के लिए हमारे पास काफी कुछ था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि एंड करेक्शन ऑफ अ रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो एंड करेक्शन दिया है 1 सेंटीमीटर और बोला है शॉर्टेस्ट लेंथ रेजोनेट जो कर रही है वो हमारी अभी 10 सेंटीमीटर है। हमसे कहा है नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या होगी। तो देखिए यहां पे एंड करेक्शन दिया है तो आपको पता होगा, आपके क्लास नोट्स में भी होगा, आपने ये बात समझी भी होगी, पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी कि L1 प्लस E और L2 प्लस E का रेशो 1:3 होगा। L1:L2 1:3 नहीं होगा। जब एंड करेक्शन काउंट होता है तो ऐसा होता है, यानी हम ये कह रहे हैं कि L2 प्लस E इज 3 टाइम्स ऑफ L1 प्लस E। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो L2 प्लस E 3L1 प्लस 3E, L2 का वैल्यू हुआ 3L1 प्लस 2E। तो 3L1 कितना हो गया, L1 है 10, तो 30 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो ये कितना आया 32। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमको, फोर्थ ऑप्शन। गेटिंग इट? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में एंड करेक्शन का वंस अगेन यूज आया है, और फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि बार बार आपने जितने भी अभी तक रेजोनेंस कॉलम ट्यूब के क्वेश्चन देखे, कोई ऐसा रेयर ही सवाल मिला है जिसमें आपका एंड करेक्शन काम में नहीं आया, और जिसमें एंड करेक्शन काम में नहीं आया वहां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे चलता है कि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। अदरवाइज जहां पे उसको एंड करेक्शन इंट्रोड्यूस करना है वहां पे वो कोई ना कोई ऐसा हथकंडा लगाता ही है। जैसे इसमें तो उसने क्लियरली बोल दिया, लेकिन कहीं पे डायमीटर बोल दिया तो भी आप समझ जाओ कि इसका मतलब एंड करेक्शन इंट्रोड्यूस करना है। आई बात समझ में? तो ये था मेरी तरफ से आपका वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव का पार्ट 2, जिसमें कि आपने देखा कि और कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज तक आपको जेईई मेंस ने दिए हैं, और इन सब के साथ मुझे लगता है कि आपकी बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी इन टॉपिक्स की। और मेरी तरफ से मैसेज है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस।
पढ़ाई करें लेकिन पढ़ाई का हल्ला ना करें, पढ़ाई का प्रोपोगेंडा ना करें और बढ़ चढ़ के ना बताएं। कई बार क्या होता है, उसकी वजह से दूसरे लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा बहुत मन लगा पढ़ा है। तो इसलिए अपनी सफलता को शोर मचाने दे, आप अपने काम का शोर ना मचाएं। वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप सब लोग जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ में अपना एग्जाम सक्सीड करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू।